11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है हर्षवर्धन सोनी। एक बात बताऊँ, एक बात बताता हूँ। जब कभी भी आप ये सोचते हो कि आप प्रकृति से आगे हो, या फिर कई बार आजकल होता है कि लोग सिजेरियन पद्धति से जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि पंडित जी, मेरे पास एक लखनऊ से कुंडली आई थी जिसमें वो बात उन्होंने कही थी कि पंडित जी मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से ग्रह नक्षत्र देना चाहता हूँ। ये मूर्खता कितनी भारी है। संभवतया आप उसका नसीब उससे छीन ही नहीं सकते, और ये बिल्कुल सत्य है, अकाट्य। हम अपने दिमाग चाहे कितने भी लगा लें, ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि आपसे ज़्यादा दिमाग वाला ऊपर बैठ करके आपका खुद वो भविष्य लिख रहा है। आप अपनी संततियों के भविष्य लिखने वाले कौन होते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये एक छोटी सी बात थी जो मैं उन लोगों को प्रायः ये कहना चाहता हूँ जो प्रायः इस बात में इत्तेफाक या भरोसा करते हैं कि एक अच्छे समय पे संतान को धरती पर लाने का प्रभाव अच्छा बना देता है, और बुरे समय पे वो अपने हिसाब से आता है। प्रकृति के बनाए गए नियमों को छेड़ने का कोई औचित्य नहीं है और न ही इसका कोई विशेष असर होता है। आपकी कुंडली जो है वो जैसी भी है, 1 मार्च जैसी भी है, वो मैं तो समय तो नहीं बताऊंगा, पर फाल्गुन माह, माघ माह और फाल्गुन माह का प्रभाव ये बहुत अच्छा है। उत्तरायण, ये भी बहुत अच्छी बात है। उत्तरायण में जन्मे लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं, अनुकूल होते हैं, सुंदर होते हैं। प्रभाव, अब एक बात और है कि इसे क्या कहा जाए। इसे ये कहा जाए कि मैंने समय तय किया है, या आपने तय किया है, या किसी ने तय किया है। किसी ने समय तय नहीं किया। वस्तुतः बात यहाँ पे ये है कि व्यक्ति अपने तयशुदा समय पे भी तो आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कुंडली में ऐसे ही बात बनी हो, ऐसे ही आना हो, है कि नहीं। उत्तरायण में जन्म सोमवार का हुआ है। वसंत ऋतु, कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब जरा गौर करना, तो इनकी कुंडली में मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के चंद्रमा को बता देता हूं। चंद्रमा जो है वो हस्त नक्षत्र में जन्मा है, यानी कि ये चंद्रमा जो है वो हस्त नक्षत्र में जन्मा है, हस्त नक्षत्र के पहले चरण में। ये बड़ा अच्छा होता है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, और नक्षत्र का अधिपति ये चंद्रमा जो है वो इस कुंडली का पंचमेश होता है। यानी कि नक्षत्र का अधिपति अगर कुंडली में, याद रखने की बात है, अगर नक्षत्र का अधिपति, अगर कुंडली में जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति कुंडली में कारक हो, योग कारक स्थिति बना रहा हो, या त्रिकोण या केंद्र से संबंध बना रहा हो, तो व्यक्ति को जन्मजात भाग्यशाली बना देता है। ये पहली बात। दूसरी बात, मीन लग्न की कुंडली बनती है। ये 12वें भाव की मूलतया राशि जो लग्न में बनी है, यहाँ के अधिपति, जैसी की स्थिति आप अभी देख रहे हो, शनि और गुरु और बुध एक साथ बैठ रहे हैं, और जन्म कुंडली में गुरु का नीच भंग शनि कर रहे हैं। यहाँ पे शनि और गुरु और बुध तीनों की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव को और पंचम भाव को प्रभावित कर रही है। अच्छाई के तौर पे व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी, समाज सुधारक, प्रणेता, नेता और ऊंचाइयों पे जा करके प्रत्येक प्रकार के अपनी इच्छा की पूर्ति और लाभ की स्थिति को प्राप्त करने वाला बना देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जब लग्न पे होगी, और लग्नेश के साथ जब जन्म कुंडली के लाभेश बैठेंगे, तो लग्न और लाभ का योग जब बुध के साथ बैठेगा तो व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर दे देता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण में व्यक्ति जाने वाला और बहुत पारंगतता हासिल कर लेता है। एक बात और भी है जो इस कुंडली में देखने को मिल रही है। जन्म कुंडली में मंगल और राहु का यहाँ पे बैठना, मंगल धन के अधिपति होकर के राहु के साथ बैठ रहे हैं। याद करिएगा, मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति, यानी कि धन भाव के अधिपति के साथ अगर राहु का संबंध बन जाता है, तो वो कई बार व्यक्ति की वाणी को तो शंख के सदृश दे देते हैं, और वहां पे थोड़े से उन्माद और क्रोध भी बनती है स्थिति, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को धनाढ्य बड़ा बना देते हैं। व्यक्ति धन से संपन्न होता है। 12वें भाव के शुक्र कभी भी कमजोर नहीं होते। सूर्य 12वें भाव में बैठा है, जो कि जन्म कुंडली का तीसरे और छठे भाव। याद करने की बात है, ये कुंडली कितनी अच्छी बनी है कि छठे स्थान के अधिपति, 8वें स्थान के अधिपति दोनों एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं। ये सच में एक दिव्य कुंडली साबित हो सकती है अगर यही कुंडली का फल मिल रहा हो तो। क्योंकि गौर करिए, तो जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं। सूर्य का 12वें जाना और शुक्र का अस्त नहीं होना, अस्त है, शुक्र अस्त होगा क्योंकि 10 डिग्री और 16 डिग्री के हैं, तो शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते रहेंगे।
और व्यक्ति को अपने अंडर में रख करके कई लोगों को नौकरी देने वाला बना देते हैं। सूर्य 12 में है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे किसी भी तरीके से कई बार हमें भरोसा करने से पहले 2 बार सोच लेनी चाहिए। और एक बात और भी कहूंगा कि अगर गुरु जन्म कुंडली में बुध के साथ हो तो व्यक्ति बुद्धिमान है, यशस्वी है, प्रभावी है और सांसा। अब चंद्रमा को देखना, तो चंद्रमा पे जो कन्या राशि का है चंद्रमा, उसका अधिपति उससे त्रिकोण में बैठा है, पंचम नवम के संबंध में। ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। और उल्टा घूम करके गुरु ने चंद्रमा को देखा भी है अपनी 9वीं दृष्टि से। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां मंगल को, शिक्षक योग। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां उच्च की दृष्टि, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु स्वयं नीच के हैं, जिनका नीच भंग शनि ने किया है, इस वजह से इनका लाभ यहां मिल जाएगा। लग्न के अधिपति और लाभ के अधिपति और व्यय के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं, ये कुंडली को मजबूती मिलेगी आर्थिक रूप से। और व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी उसमें शनि और गुरु और बुध लाभ देने वाले हो जाएंगे। अलग बात है कि ये कुंडली मीन लग्न की है, और मीन लग्न की कुंडली थोड़ी सी चंचलता को धारण करने वाली होती है। मछली का काम क्या है? भटकना, वो भटकता है। पर लग्न पे चंद्रमा का असर है भाई। और जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में जो बन रहे हैं वो कृष्ण पक्ष के द्वितीय या चतुर्थी तिथि के बन रहे हैं, द्वितीय तिथि के बन रहे हैं। इस आधार पर ये चंद्रमा शुभग्रह हो जाएगा। और गौर करना, तो उससे आगे चौथे में कोई ग्रह नहीं है, आगे भी कोई ग्रह नहीं, पीछे भी ग्रह नहीं, और पिछले चौथे भी कोई ग्रह नहीं है। लेकिन उस पे राहु की दृष्टि है जो उच्च का होकर के बैठा है। मंगल के कारण व्यक्ति को इतना ज्यादा पराक्रमी बना देगा, क्योंकि वहां का अधिपति जो शुक्र है वो पराक्रम का अधिपति होकर के 12 में बैठा है लाभ की राशि में। और साथ ही साथ मंगल पराक्रम का कारक राहु के साथ, उच्च के राहु के साथ बैठने से यहाँ पे व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा जीवटता और उसका कम्युनिकेशन इतना बेहतर होगा कि व्यक्ति इंटरनेट पे छाने लायक होगा, विश्वविख्यात होने का योग लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात होगी। और जरा समझने की बात है कि मीन लग्न की कुंडली जो मूलतः 12वें भाव की राशि है, सेवा सुश्रूषा और व्यक्ति के मोक्ष भाव की राशि है जो लग्न में ही बनी है। यह दार्शनिक राशि कही जाती है। राशि दार्शनिक होने का मतलब कि व्यक्ति के जीवन में दर्शन की अधिकता रहेगी। वो प्रत्येक पल और प्रत्येक ही समय अपने आप में मशगूल रहने वाला और अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाला, दूसरों से ज्यादा अपने ही खाने में खेलने वाला होता है। वो किसी के खाने में जाने वाला नहीं होता है। उसको जो दे दोगे उसी में उसका साम्राज्य वो स्थापित कर देगा। पांडवों की तरह 5 गांव दे दो, जीत लेंगे। 0 दे दो तो भी जीते, कम दे दो तो भी अपना साम्राज्य वो बना ही लेंगे, चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह। क्योंकि उनके पास ताकत है। किसकी? जरा सोचना, चंद्रमा पे गुरु की ताकत और चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, इनका मन इनके साथ रहेगा। और जरा इसी चीज को आप नवमांश में देखो तो मकर लग्न की कुंडली बनती है। जो यहां का लाभेश है वो यहां का लग्नेश बना, लग्न में ही शुक्र केतु के साथ, और गुरु उच्च के हो जा रहे हैं। ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पे गुरु नीच के थे, जिनका नीच भंग हुआ था, तो ये अच्छी बात थी। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम में थे, ये सबसे अच्छी बात थी। और यहाँ पे गुरु उच्च के हो गए। बुध और गुरु का इस बार भी संग होना, ये दाम्पत्य को ही नहीं, दाम्पत्य के बाद और ग्रह के फाइनली अच्छे परिणाम देने का प्रभाव दिखाते हैं और घोषणा कर बैठते हैं। जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र का एक दूसरे को देखना, जन्म कुंडली में गुरु का चंद्रमा को देखना, जन्म कुंडली में गुरु का मंगल को देखना, जन्म कुंडली में गुरु के द्वारा राहु से दृष्ट, राहु का प्रभाव गुरु पे होना, राहु का प्रभाव शनि पे होना, केतु के ऊपर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी पापक ग्रहों का कोई प्रभाव ना होना। राहु और केतु का प्रभाव मंगल देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, बाकी का और कोई ग्रह नहीं देख रहा। इस वजह से ना तो ऐसी कोई स्थिति बनती है जिससे व्यक्ति बाहर से या बाह्य जगत से प्रभावित हो। जन्म कुंडली में धन भाव की स्थिति बड़ी अच्छी है। धन भाव के अधिपति धन का योग लगा रहे हैं, उच्च के ग्रह राहु के साथ बैठे हैं और धन का कारक उस भाव से केंद्र में जाकर के नवमांश कुंडली में उच्चस्थ हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति के पास धन की समस्या कभी भी नहीं होगी, क्योंकि धन भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव रहे या जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संबंध नवम पंचम का रहे तो व्यक्ति भाग्यशाली और भाग्य में धन इकट्ठा करने वाला होता है। अपने पितरों और पूर्वजों को बल देने वाला होता है। पिता को बल मिले, पुत्र को बल मिले, अपने दादा को बल दे, सबको बल देने वाला होता है और सब में साहस भरने का काम करता है। यह खुद साहसिक होता है। मंगल और चंद्रमा का संबंध बड़ा अच्छा होता है। इसको और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो जन्म कुंडली में भाग्य भाव में वृश्चिक का केतु
जन्म कुंडली को और भी मजबूती प्रदान करते हैं। और वस्तुतः एक बात और भी बता दूं तो जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर केतु वृश्चिक के बैठे हैं, जहां का अधिपति धनेश होता है, और इस कुंडली के लिए मंगल बड़े अच्छे भी होंगे। और ध्यान से समझने की बात है कि लग्न के अधिपति और सप्तम के अधिपति एक साथ बैठे हैं लाभ के अधिपति के साथ। लग्न, सप्तम और लाभ तीनों एक साथ बने, व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमाएगा अगर व्यापार में जाएगा तो, या फिर कोई ऐसी अवसर की स्थिति बने तो वो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमाता रहेगा। ये बात बड़ी अच्छी बनती है। उसके बाद जरा ध्यान से समझने की बात है तो केतु की दृष्टि व्यक्ति को अनुभवी बनाएगी, और केतु के ऊपर अगर वृश्चिक राशि बनेगी तो सबसे ज्यादा इस व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और व्यक्ति कफ जनित समस्या से भी प्रभावित हो सकता है। दोनों चीजें, कफ और पित्त, वात की समस्या थोड़ी कम। और उसके बाद जन्म कुंडली में यहां व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे, और साथ ही साथ व्यक्ति पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, और सबका मर्दन करने वाला होता है, अपने दुश्मनों का। क्यों? क्योंकि गौर करना, यहां शत्रु भाव का अधिपति जो है वो उसे देख रहा है शुक्र के साथ, जो कौन है, जन्म कुंडली का अष्टमेश। अष्टम के अधिपति जन्म कुंडली में अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र जो कि बनते हैं वो छठे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। ये दो विपरीत राज्यों का निर्माण जन्म कुंडली में एक साथ हो रहा है। शुक्र वैसे भी 12वें भाव में बैठ करके और भी ज्यादा संपूर्ण तरीके से जहां लग्न का प्रभाव बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र जहां बैठे होते हैं उससे अगले भाव के फल में वृद्धि डाल देते हैं। गुरु और शुक्र का एक साथ नौमांश कुंडली में एक दूसरे को देखना, और मित्र की राशि में और उच्चस्थ होकर के बैठना, राहु इनके उच्चत्व के प्रभाव को और ज्यादा वृद्धि दे। गुरु और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को शिक्षकीय गुण और कन्विंसिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी रखने वाला बना देते हैं। व्यक्ति तीव्र है, बुद्धिमान है, यशस्वी है, पूर्वजों का पालन करने वाला है, दुश्मनों के लिए दुश्मन और मित्रों के लिए सहनशाह है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति जहां वो हमेशा ही अपने पूर्वजों के लिए तत्पर रहने वाला है, सेवकीय गुण पूर्वजों के लिए धारण करने वाला है, और सबके लिए सम्मानजनक स्थिति में अपने आप को, और सभी प्रकार से बंधु बांधवों का प्रेमी होता है और प्रियतम होता है। दूसरी बात है, लग्न को चंद्रमा देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर शांतित्व और शांति प्रदान करने का गुण दे देंगे। ये व्यक्ति जिसको देख लेगा, ये चंद्रमा जो है वो ऐसे नक्षत्र में बैठा है, हस्त नक्षत्र में बैठा है, जिसका अधिपति चंद्रमा स्वयं ही होता है। और जरा ध्यान से समझने की बात और भी बता दूं, व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है, गुरु श्रवण नक्षत्र में जिसका अधिपति चंद्रमा, बुध श्रवण नक्षत्र में जिसका अधिपति चंद्रमा, शनि श्रवण नक्षत्र में स्वयं चंद्रमा, और चंद्रमा स्वयं चंद्रमा ही है। मतलब ये संपूर्ण है। अधिकांश ग्रह जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में बैठे हों, राहु रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल कृतिका नक्षत्र में सूर्य, और सूर्य शतभिखा राहु के नक्षत्र में। सूर्य शतभिखा में बैठे, इस वजह से आत्मविश्वास कभी कभी कमजोर होगा, पिता से कभी कभी वैमनस्य, और नेत्र की ज्योति कभी कभी कमजोर, माथे का दर्द कभी कभी होगा, पेट की समस्याएं कभी कभी हो सकती हैं, व्यक्ति के भुजाओं में कभी कभी दर्द, खास करके बाईं नेत्र और बाईं भुजा में दर्द। और दूसरी बात कि सूर्य और शुक्र जब एक साथ बैठेंगे, जहां शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते देखे जाएंगे, व्यक्ति धातुओं का कारोबार भी कर सकता है, ट्रक ले ले, गाड़ियां ले ले, भवन खरीदने का कारोबार। ऐसी स्थिति में कि इनकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति खाने पीने की सामग्री की दुकान अगर कर ले, सोने चांदी का आभूषण का कारोबार कर ले, चांदी का कारोबार कर ले तो बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता है। हीरे का कारोबार कर ले, हीरे का कारोबारी बन जाए तो बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता है। ये चीजें बनती हैं। ये आपकी लग्न कुंडली। नवांश कुंडली में मंगल और सूर्य का एक साथ जाना, कुंभ राशि के, जहां जन्म कुंडली में मंगल यहाँ वृषभ राशि के, यहाँ कुंभ राशि के, यहाँ थोड़े कमजोर, और यहाँ पे इस भाव के अधिपति इनसे मित्रता में बन रहे थे, तात्कालिक मित्रता में। यहाँ शनि जो है वो जन्म कुंडली में इनसे यहाँ भी तात्कालिक मित्रता में ही जा रहे हैं, और शनि मित्र की राशि में, शुक्र की राशि में, वो शुक्र लग्न में परिवर्तन के साथ, यानी कि लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन, ये दाम्पत्य में प्रेम को उजागर करने वाला बनाते हैं और दाम्पत्य में प्रेम रखने वाला बनाते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे अपनी राशि में नहीं बैठे थे, कन्या राशि में, यहाँ पे वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। उनके ठीक आगे शनि बैठा है, जो कौन है, लग्नेश। तो चंद्रमा के आगे अगर शनि बैठे तो याद करिए, मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि अगर चंद्रमा के आगे शनि बैठ जाते हैं तो चंद्रमा को बल मिलता है और ये धन देने वाला योग बना देते हैं। खास करके तब और भी ज्यादा ये अच्छी बात होगी जब शनि स्वयं लग्नेश बनते हो। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं और धीरे धीरे ही समझा रहा हूं, समझ में तो आ रही होगी बात। एक बात और बताता हूं, जब आप फ्लो में होते हो तो कई बार बड़ा जल्दी जल्दी बातें बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं। तो कैसा कभी कभी होता है,
तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, लग्न कुंडली में के बाद नवमांश कुंडली में सप्तम स्थान का अधिपति गुरु से केंद्र में, ये अच्छी बात है। शुक्र और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में, शुक्र लग्न में, चंद्रमा मेष राशि के, ये अच्छी बात है। अगर दाम्पत्य की बात करता हूं तो दाम्पत्य कहीं से भी कमजोर नहीं है, डेली बेसिस का इनकम कहीं से कमजोर नहीं है, व्यक्ति का व्यापार पक्ष अच्छा है, खुद का व्यापार या पूर्वजों का व्यापार व्यक्ति अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य इस भाव के अधिपति होकर के इसे देख रहे हैं, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति गुप्त रोग भी कभी कभी देते हैं, इस वजह से नाभि का क्षेत्र कभी कभी प्रभावित होता है, नाभि के नीचे का हिस्सा कभी कभी प्रभावित होता है, इस वजह से कभी कभी इसकी जांच करा लेनी चाहिए। दशमांश कुंडली में वृषभ राशि का लग्न बनना, लग्न का अधिपति लग्न में, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं पर मित्रवत जरूर हैं, गौर करना। शनि और मंगल, शनि स्वग्रही, मंगल उसके साथ निकटस्थ होकर के, और मंगल जो जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति होकर के जाकर के चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। चंद्रमा और मंगल का देखना, राहु और केतु, यहां पे राहु कभी कभी कर्म क्षेत्र में परेशानी भी देंगे क्योंकि वो सिंह राशि के बैठे हैं जिसका अधिपति इसका व्यय कर रहा है, और चंद्रमा जो प्रत्येक दिन के आय को संतुलन और असंतुलन में रखता है वो ग्रहण में है, इस वजह से कर्म क्षेत्र कभी कभी उथल पुथल मचाएगा, पर व्यक्ति को हमेशा ही उसके आत्मविश्वास और उसमें मन लगा करके रखने से उसका काम फिर से उसी स्थिति को प्राप्त कर जाता है। आत्मविश्वास को कमजोर करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो है, इस वजह से व्यक्ति से आरंभ से ही सूर्य को अर्घ दिलवाना चाहिए, नमक नहीं खाने देना चाहिए रविवार को, और किसी मंदिर का दर्शन या भगवान शिव का दर्शन हमेशा ही कराते रहना चाहिए। इस व्यक्ति की कुंडली में लाभ बहुत अच्छा है, इस कुंडली में लाभ भाव बली है, इस कुंडली में भाग्य भी ठीक हो रहा है, इस कुंडली में तृतीय भाव मंगल के बैठ जाने और उच्च के राहु के कारण यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में भाइयों के साथ संबंध कई बार कमजोर बनते हैं, या कई बार भाई होने के बावजूद भी न मिलता है, उसका संग न मिले, या कभी मिले भी तो थोड़ा कट्टरता वाला या टकराव होता रहता है। ऐसी स्थिति में कि राहु का संबंध अगर भाग्य भाव से बने, सप्तम से बने और लाभ से बने तो व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ देने वाला, कई जगह से धन अर्जित करने वाला और धर्म को आगे बढ़ाने वाला धर्मज्ञ बना देते हैं। दशमांश कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। काम को लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला और अनुभव रखने वाला होता है, क्योंकि गुरु यहां बैठे हैं लग्न में, शुक्र बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि अगर दशमांश कुंडली में लग्न वृषभ का बना और लग्नेश लग्न में ही बैठे हों तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, जहां व्यक्ति प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल कर्म को लेकर के अपना संपूर्ण देने वाला भी होता है। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ ग्रहण की बात हो रही है। मंगल और केतु के प्रभाव, मंगल हर जगह राहु केतु के संपर्क में, मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में राहु के साथ नवमांश में तो नहीं है, लेकिन दशमांश कुंडली में राहु और मंगल धातुओं का कारोबार व्यक्ति को बनाता है, जमीन का कारोबार व्यक्ति को बना सकता है, आगे लेके जा सकता है, ये बात बनती है। इस कुंडली का मन बहुत अच्छा है, इस कुंडली का धन भाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली का पराक्रम बड़ा अच्छा है, देर से ही सही पर परिणाम जरूर दे देगा। लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है जिसके अधिपति के साथ वो खुद बैठे हैं, तो थोड़े बहुत विलंब के साथ, लेकिन एक बात रखना कि जन्म कुंडली में विलंब है, लेकिन जरूर विलंब बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि शनि जो देख रहे हैं वो लग्नेश के साथ ही बैठे हैं। लग्न का अधिपति कमजोर नहीं है क्योंकि उसकी युति जो हो रही है वो सुखेश के साथ हो रही है, तो लग्न और सुख के अधिपति ने जन्म कुंडली में पंचम को देखा है, यानी कि यश तुरंत ही मिल जाए, कमजोर नहीं है। जन्म कुंडली में 12वें सूर्य बैठे हैं, बस इसका ध्यान रखना होगा, पिता के साथ संबंध कभी भी व्यक्ति का कमजोर ना हो। पिता का सुख है, वहां आग भी लगा हुआ है, इस वजह से पिता का व्यवसाय कभी कभी ऋण में भी जाता है। जन्म कुंडली में माता को अगर देखते हैं तो माता का सुख, यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि और इसका अधिपति लाभ में बैठा है जिसका नीच भंग हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की माता और माता से संबंध बड़े अच्छे रहते हैं, कोमलता से भरे हुए। जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर राहु का संबंध, इस वजह से कई बार व्यक्ति का मन मस्तिष्क घटता बढ़ता सा रहे, पूर्णिमा के निकट जाने पर व्यक्ति बीमार रहे या अमावस्या के निकट जाने पर थोड़ा लूज होता रहे, ये बात आपकी कुंडली में बनती है। इस कुंडली में अगर मैं ग्रह स्थिति की चर्चा कर दूं तो सबसे ज्यादा अगर बात कहूं तो इस कुंडली का जो प्रभाव है उसमें सूर्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में देखे जा रहे हैं अवस्था में, युवा अवस्था के। चंद्रमा वृद्ध होंगे डिग्री में क्योंकि वो 10 डिग्री के हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं डिग्री में कमजोर, 4 डिग्री के मृतप्राय होंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र, बुध और गुरु जन्म कुंडली में और शुक्र, बुध 20 डिग्री कुमार अवस्था, गुरु 22 डिग्री कुमार अवस्था, शुक्र 10 डिग्री कुमार अवस्था, ये तीनों बुध गुरु और शुक्र कुमार अवस्था में होंगे। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं
14 डिग्री के युवावस्था के होंगे वो। राहु और केतु की स्थिति, राहु 21 डिग्री 33 कला के साथ जन्म कुंडली में अवस्था में वो जो जा रहे हैं 21 डिग्री 33 कला, ये कुमार अवस्था के प्राप्त करने वाले होंगे। अब एक बात और भी बता देता हूं जो समझने वाली है बात, कि ग्रह, जितने भी ग्रह कुमार अवस्था में हैं वो कम से कम अपना 50% तो परिणाम अवश्य ही दे देंगे और व्यक्ति को बचपना दे देते हैं। इस वजह से व्यक्ति को हमेशा ही इस बात को दिलाना होगा कि नहीं तुम जिम्मेदार हो, उसको बाबू नहीं कहना होगा, नहीं तो जीवन भर वो बाबू बना रहेगा। उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास हमेशा ही कराते रहिएगा और उसको इस बात का एहसास कराते रहिएगा कि वो जिम्मेदार है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति लग्न के अभी अधिपति होते हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में कर्म स्थान का अधिपति चतुर्थ या पंचम स्थान से संबंध बना ले तो निस्संदेह ये व्यक्ति को स्वावलंबी बना देता है और निस्संदेह व्यक्ति जो होता है वो पुरखों का मान रखने वाला बना देता है। ऐसी स्थिति बनती है। ये कुंडली अच्छी है। इस कुंडली में एकमात्र ग्रह चंद्रमा केंद्र में, पर गुरु से दृष्ट और गुरु से संबंध अच्छे होने के कारण, नवमांश कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध केंद्र में होने के कारण, गुरु और शुक्र का संबंध केंद्र में होने के कारण, मंगल का संबंध सूर्य के साथ अपने मित्रता के साथ बैठे होने के कारण, दाम्पत्य में आने के बाद धन की स्तुति का लाभ में जाना और जन्म कुंडली में दशमांश थोड़ी कुंडली कमजोर बन रही है, इस वजह से कर्म क्षेत्र थोड़ा बहुत कभी कभी प्रभावित होगा। वो भी कब? जब जन्म कुंडली में शुक्र की दशा आए तब। जब जन्म कुंडली में शुक्र की दशा आएगी तो व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जब जन्म कुंडली में सूर्य की दशा आएगी और सूर्य में शुक्र आए या शुक्र में सूर्य आए तो व्यक्ति फिर से वापस विपरीत स्थिति को मोड़ते हुए अपने पक्ष में कर लेगा और पुनः जीत जाएगा। चंद्रमा को गुरु का संग मिल रहा है, चंद्रमा ने गुरु को हर जगह से देखा है, ये अच्छी बात है, ये कमजोरी नहीं है, ये आपकी कुंडली है। कुंडली का सुख भाव जन्म कुंडली में यहाँ का अधिपति अगर भाग्य में या लाभ में बैठे तो अच्छा होता है। अगर 3 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ के अधिपति लग्नेश के साथ और लाभेश के साथ बैठ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ भाग्य का अधिपति भाग्य को देख करके भाग्य भाव या वृश्चिक राशि को बलि बना रहे हैं। चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। 3 नंबर के राशि के अधिपति बुध और 4 नंबर की राशि के अधिपति चंद्रमा, ये दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं। ये दोनों अच्छे होंगे। एक बात याद रहे, भाव का अधिपति या 2 भावों के अधिपति अपने से कैसे संबंध में जा रहे हैं, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली कितनी सफलता को प्राप्त करने वाली है। तो 4थे और 5वें भाव के अधिपति दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं। इस वजह से चंद्रमा और बुध का गोचर हमेशा अच्छा रहेगा। इस कुंडली में गुरु शनि, गुरु बुध, चंद्रमा बुध, सूर्य शुक्र, मंगल राहु, इनकी युतियां जो बनी हुई हैं वो व्यक्ति को अच्छाई की तरफ भी लेके जाने वाली बन रही है। क्लियर है? ये कुछ और भी बताओ। नवमांश समझ में आ गया? दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इस कुंडली में कभी विवाह करना होगा तो आप विवाह कर लेना कन्या लग्न, कन्या राशि की जातिका से। उसके बाद आप विवाह कर लेना कुंभ लग्न या कुंभ लग्न की जातिका से। ये 2 लग्न आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इस जातक के लिए अगर कभी धन कमाने की बारी बने तो पश्चिम दिशा सबसे ज़्यादा अच्छी दिशा बन सकती है। इस व्यक्ति के लिए अगर कभी कोई राशि सिद्ध हो सकती है तो मकर राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही साथ कर्क राशि, ये 3 राशियां, और एक राशि और जो अच्छी बनेगी वो कन्या राशि। इन राशियों में व्यक्ति जाए, इन राशि के व्यक्ति के साथ व्यक्ति मित्रता करे तो बहुत लाभ होगा। और समय समय पे कुंडली को जरूर ही दिखाते रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का प्रभाव कैसा है और उसका वक्त कैसा चल रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।